So we are going to start a beautiful journey of fundamental rights and very important topic for your pre and mains purposes. So हालांकि जब हम एक स्टडी कंप्लीट देखें तो फंडामेंटल राइट की स्टडी तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक हम फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी ना समझ लें। तो बहुत सारे क्वेश्चन अकेले फंडामेंटल राइट पे नहीं, इन सबके कोरिलेशन पे मिलके आते हैं। तो थोड़ा सा इसको ब्रॉडर सेंस में देखेंगे। जब डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ लेंगे तो भी कोरिलेशन टू फंडामेंटल राइट जरूर आप स्टैब्लिश रखिएगा। एक माइंडसेट की बात है बेसिकली। ओके, नाउ वी कम टू पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले आखिर राइट्स होते क्या हैं? सो इफ वी टॉक अबाउट अगर मैं डेफिनेटिव टर्म में बात करूं, राइटफुल क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर राइट्स। आई रिपीट, rightful claims of the citizen against the government are called rights. अब ऐसा नहीं है कि हर क्लेम सिटीजन्स का वो राइट बन जाएगा, लेकिन राइटफुल क्लेम, रीजनेबल क्लेम्स वो राइट बनेंगे। अब फिर राइट्स के बारे में आपने बहुत सारा क्लासिफिकेशन सुना होगा, लाइक वी हर्ड ह्यूमन राइट्स, नेचुरल राइट्स, लीगल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स एंड नाउ फंडामेंटल राइट्स। देखिए, प्रॉब्लम ये है, किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो ऑटोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक है, सभी सिटीजन के सारे राइट्स इंश्योर कर देना ये एक नियर इम्पॉसिबल काम है। क्योंकि राइट्स इंश्योर करने के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज भी चाहिए, कई बार सोसाइटल विल चाहिए, पॉलिटिकल विल भी चाहिए। अब भारत जब आजाद हो रहा है, यू कम टू 1947, 26 जनवरी 1950, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है नहीं, या लूटी पिटी कंट्री है। 200 साल का कॉलोनियल रूल है, कॉलोनी होती ही लूटने के लिए। तो यहां से रिसोर्सेज लूट के, और हर तरह का रिसोर्स लूटा गया, इकोनॉमिक, फिजिकल, इवन ह्यूमन रिसोर्स। और वो लूट के एनरिचमेंट हुआ इंग्लिश सोसाइटी का। तो अब हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। दूसरा, अभी एडमिनिस्ट्रेटिवली हम स्ट्रांग नहीं हुए हैं, अभी पॉलिटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं है, सोसाइटी अभी बहुत वीक है। बहुत सारी रिफॉर्म्स के लिए तो अभी सोसाइटी तैयार नहीं होगी। तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सोचा कि यार चलो, अगर सारे नहीं तो कुछ तो राइट्स ऐसे हों जो हम इंश्योर कर दें लोगों के लिए। तो फिर एक इंडिविजुअल की फुलेस्ट ग्रोथ, अब वो फुलेस्ट ग्रोथ फिजिकल भी है, मेंटल भी है, टेम्पोरल भी है, उस फुलेस्ट ग्रोथ के लिए जो राइट्स बहुत ज्यादा इसेंशियल हैं, फंडामेंटल वैल्यू रखते हैं, उनको कहा गया फंडामेंटल राइट्स। और एक लिस्ट तैयार कर दी पार्ट 3 के अंदर। व्हाट इज फंडामेंटल? लाइक वेरी इसेंशियल थिंग, कोर थिंग। लाइक इफ आई से ऑक्सीजन इज फंडामेंटल टू लाइफ, उसके बिना आप लाइफ के बारे में नहीं सोच सकते हैं, साइन क्वा नॉन। तो ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? लाइक किसी भी इंडिविजुअल की फुलेस्ट ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी राइट्स हैं। इनके बिना इंडिविजुअल वीजा विद सोसाइटी वो तरक्की नहीं करेगी। अगर आप एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पे एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है कि फीमेल्स को पढ़ने की इजाजत नहीं है, नौकरी पे जाने की इजाजत नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं आ सकती हैं वो, सो मच सो दैट कि अगर बाजार भी जाना है तो कोई मेल मेंबर साथ जाएगा। तो ऐसे में क्या फीमेल और वीजा विद सोसाइटी भी तरक्की कर पाएगी क्या? आप एक ऐसी सोसाइटी में हैं जहां म्यूजिक और पेंटिंग के ऊपर पाबंदी है। आप एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहां आप अपने सुप्रीम लीडर को क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकते हैं। आप एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहां एक पॉलिटिकल पार्टी का ही डिक्टेट चलता है, उसके अलावा कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। तो क्या ऐसे माहौल में कोई इंडिविजुअल और सोसाइटी ग्रो कर पाएंगे? और ये सब मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये क्या मेरे मन का वहम है? क्या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ऐसा नहीं हो रहा है? ये सारे रेफरेंसेस तो मेरे ख्याल से आपको अफगानिस्तान नजर आया होगा, आपको शायद नॉर्थ कोरिया नजर आया हो, या आपको चाइना नजर आया हो, तो बाकी जगहों पर तो ये चल ही रहा है। तो हमारे यहां ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए वेरी इसेंशियल राइट लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम, कल्चर, एजुकेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे राइट सिक्योर किए गए हैं। क्लियर?
मैं भी आता हूं, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट. लाइक देयर इज अ थियरी, फिलोसफी के फंडामेंटल राइट आर नेगेटिव इन नेचर. क्लियर? अभी स्लाइड के साथ वो 4-5 पॉइंट में हम कवर कर लेंगे. ठीक है यहां तक? ओके. द वेरी फर्स्ट थिंग, लाइक प्लीज नोट इट डाउन, द टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट. कई बार इस पे भी सवाल पूछ लेते हैं स्टेट के अंदर. 6 तरह के हैं, 7 तरह के हैं. So it comes with right to equality provided under Article 14 to 18. So this classification is provided by the Constitution itself. Constitution में इस तरह से चैप्टर बनाए गए हैं कि right to equality, फिर आगे 5 आर्टिकल दे दिए. तो 5 रास्ते मंजिल एक समाज में लार्जर इक्वालिटी क्रिएट करनी है. देन राइट टू फ्रीडम 19 से 22 फ्रीडम इंश्योर करेंगे. देन आर्टिकल 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. Then 25 to 28 religious freedom. Then it comes 29-30 cultural and educational right, and finally right to constitutional remedies under Article 32. क्या है आगे एक्सप्लेनेशन में समझ में आ जाएगा. बस एक फैक्ट अभी याद कर लीजिए. इस वक्त there are 6 kinds of rights, but under original constitution there were 7 types of rights. तो फिर एक कहां गुम हो गया? So please remember, very important fact, right to property under Article 19(1)(f) and also in 31, that was abolished as fundamental right by 44th Constitutional Amendment 1978. Now it finds its place under Article 300A as a constitutional right. अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इसकी अमेंडमेंट नंबर जरूर याद रखिएगा. इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं. क्लियर है यहां तक? अच्छा, ये सब क्यों हुआ था वो आगे जब हम फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी देखेंगे तब कहानी समझ में आ जाएगी. ओके, वी कम टू सम फैक्ट्स. कुछ इंपॉर्टेंट थीम समझ लीजिए या फैक्ट समझ लीजिए. जैसे ये बहुत बार पूछा गया, टोटल स्टैटिक है, इसको क्या हुआ? ठीक है, दैट फंडामेंटल राइट्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम बिल ऑफ राइट्स फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं थे, उनकी पहली 10 अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट के लिए हैं. तो उनसे इंस्पायर होकर हमने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट ले लिया अपने यहां पर. ओके, देन ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. रादर फंडामेंटल राइट्स आर मोर एंड मोर पॉलिटिकल इन नेचर. और उसी पॉलिटिकल नेचर का ये भी पता लगता है दैट दीज आर नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट. अब आइए आपके सवाल पर. मैंने कहा राइटफुल क्लेम अगेंस्ट द गवर्नमेंट. तो वन ऑफ द थियरी इज लोगों के राइट्स को जो सबसे बड़ा खतरा है वो खुद सरकार से है. इमटेरियल है कि आपकी रिजीम ऑटोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक है, क्योंकि सरकार लीगलाइज तरीके से अथॉरिटी से लोगों के राइट्स अब्रिज कर देंगे. एक ऑर्डर, एक एक्ट 140 करोड़ लोगों के राइट्स खत्म कर देगा. यार सोच के देखो, ब्रिटिश रिजीम में लोगों को इतना चोर डाकुओं से खतरा थोड़ी था जितना खुद ब्रिटिश रिजीम से था. वो आपके ऊपर मनचाहे टैक्स लाद देंगे, वो 3 कटिया सिस्टम लागू कर देंगे, आपको बताएंगे कि खेती के 3 हिस्से पे आपको इंडिगो ही प्लांटेशन करना है. वो ले आएंगे रॉलेट एक्ट, बिना सुनवाई के ही सजाएं होनी शुरू हो जाएंगी. भगत सिंह इंसिडेंट आपको पता है कि कैसे उनको एग्जीक्यूट किया गया. तो मसला ये है कि स्टेट कहीं टोटलिटेरियन ना हो जाए, अथॉरिटेरियन ना हो जाए. तो स्टेट की पावर के ऊपर आपको कुछ लिमिटेशंस चाहिए, चेक्स चाहिए. दैट्स व्हाई फंडामेंटल राइट्स एक्ट एज अ नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट. दे पुट्स अ फेटर, अ चेक अपॉन द पावर ऑफ द स्टेट. तो जब आप आर्टिकल रीड करें तो आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स नेगेटिवली वर्डेड हैं. यहां पे ये नहीं कहा गया कि स्टेट कुछ करेगा, बल्कि ये कहा गया स्टेट शैल नॉट डू दिस. लाइक अगर इक्वालिटी का आर्टिकल है तो वहां ये नहीं लिखा है कि स्टेट शैल प्रोवाइड इक्वालिटी. नो, स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वालिटी बिफोर लॉ. स्टेट शैल नॉट डू दिस, स्टेट शैल नॉट डू दैट. तो स्टेट की पावर के ऊपर एक चेक का काम करते हैं. क्लियर है यहां तक? अभी क्लियर है जो आपका क्वेश्चन था? ठीक है. तो दूसरा, नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट. लेकिन इसी को थोड़ा अगर डिस्क्रिप्टिव करें, अगर ये सिंपल स्टेटमेंट आती है आप कहेंगे यस,
लेकिन अगर वो कॉलन सेमीकॉलन डाल के कह दें यार फ्यू फंडामेंटल राइट्स वो आप प्राइवेट के खिलाफ भी क्लेम कर सकते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स आप तब क्लेम करते हैं जब स्टेट वायलेट करेगा। अगर प्राइवेट एंटिटी वायलेट कर रही है तब आप केस नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं अगर प्राइवेट एंटिटी भी वो वायलेट करे तो आप केस कर पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल 16 में ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए लिखे गए, प्राइवेट के लिए नहीं लिखे गए। तो ये आप सिर्फ स्टेट के खिलाफ क्लेम कर पाएंगे। लेकिन फिर वहीं पे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। तो वहां पे लिखा है इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म इट इज प्रोहिबिटेड। तो अब अनटचेबिलिटी सरकार भी नहीं करेगी, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल भी नहीं करेगा। तो लार्जली फंडामेंटल राइट्स आर क्लेमेबल अगेंस्ट द स्टेट, बट फ्यू फंडामेंटल राइट्स यू कैन क्लेम अगेन प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल। संभाल लेंगे स्टेटमेंट्स अगर एमसीक्यू में आई तो। क्लियर है यहां तक? ओके, देन इट कम्स टू differentiate just for the common understanding between these three rights: fundamental rights, constitutional and statutory rights. यूपीएससी भी इस तरह के एमसीक्यू बना चुका है। उसमें वो राइट का ऐसे कुछ कोड दे देंगे। दे विल आस्क राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और स्टैट्यूटरी राइट। तो याद रखें वो राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में एन्यूमरेट किए गए हैं, यहां पर लिखे गए हैं, only those will be called as fundamental rights. Further, कुछ rights जो आपको पार्ट 3 में नहीं मिलते हैं, but you will find in any other part or the provision of the constitution, then those will be called as, क्योंकि वो आपको constitution से मिल रहे हैं। Any example? Yes, right to property, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा 300A, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में नहीं है, बाहर है। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट। व्हाट एल्स? आर्टिकल 3 to 6, राइट टू वोट। रिमेंबर, राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। क्या फंडामेंटल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सो डिफरेंट प्लेसेस पे इस तरह के कुछ एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। 301 इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स का राइट है आपके पास। 265 no tax can be imposed without law. So ये constitutional right कहलाएंगे। Then comes statutory right. Sir, what is statute? Statute is law, act. So ऐसा कोई right जो constitution में कहीं नहीं लिखा है, but parliament या state legislature ने कोई act बना दिया और उसके थ्रू आपको मिल रहा है, तो फिर वो स्टैट्यूटरी या लीगल राइट कहलाएगा। हाँ, कोई एग्जांपल दे रहा था? वेरी गुड। आरटीआई एक्ट 2005 एक्ट से एमिनेट हो रहा है। या आपने कुछ सुना होगा, स्टेट्स में आजकल चल रहा है कि टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। लाइक अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करो तो 1 हफ्ते में मिल जाएगा, आरसी अप्लाई करो 15 दिन में, एंड सो ऑन। ये सारे भी जो आपके राइट्स क्रिएट किए गए हैं, डिफरेंट स्टेट्स के राइट टू सर्विसेज एक्ट है, उसके थ्रू इंश्योर किया गया है। तो क्लासिफाई कर लेंगे फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी राइट्स। क्लियर? एंड देन याद रखें, जैसे हमने कहा कि क्लेम अगेंस्ट द स्टेट, सो स्टेट कैन नॉट टेक अवे और अब्रिज द फंडामेंटल राइट्स, बट स्टेट कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ सकती है। Rather, in the article, we will read the grounds. खुद फंडामेंटल राइट के आर्टिकल में ग्राउंड्स दिए गए हैं जिसके बेस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। जैसे मैं कहूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपने थॉट्स को कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके जो मन में आया वो आप किसी के बारे में कहते फिरेंगे। एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जरूरी है ना उसके ऊपर, कि आपकी भाषा अभद्र नहीं होनी चाहिए, आप गालियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर आप न्यूडिटी वो नहीं परोसेंगे।
तो फिर इन ग्राउंड्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आ सकता है। इसीलिए हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, फंडामेंटल राइट्स आर क्वालिफाइड, एक लिमिटेड दायरे में आप उनका एंजॉयमेंट करेंगे। क्लियर यहां तक? ओके, मूविंग। ये कुछ सीधे सीधे ना क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, जो बाद में परेशान करते हैं, अभी कर लेते हैं। इसको क्या हुआ? नॉट रिस्पॉन्डिंग। चलिए लिखिए, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन, ओनली टू द सिटीजन। तब तक ये होता है रीस्टार्ट, देखते हैं उसको। एक बॉक्स में सीधे सीधे आर्टिकल नंबर लिख लीजिए। लिखें आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। एंड 30। नेक्स्ट हेडिंग प्लीज मेक सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ये 5 फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल हैं, फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जो राइट्स हैं वो सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल है। जस्ट अ सेकेंड, लिखें सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। राइट टू वोट आर्टिकल 326। ओके, ठीक है। ऐसा कुछ बॉक्स बना लीजिए, पिक्टोग्राफिकली याद कर लीजिएगा उसको। काफी बार ये क्वेश्चन देखा गया, अलग अलग तरीके से आपसे पूछ लेंगे वो। ओके, नाउ इसी के साथ एक टॉपिक कीजिए, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यू कैन राइट आर्टिकल 358, आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। अच्छा, इसमें पूरा लिख लीजिए, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। नो, स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट आपको कर्टेल नहीं करेगा बेसिकली। चलिए, आर्टिकल 358 ये कहता है कि, एक बार समझ लीजिए फिर मैं लिखवा दूंगा 2 लाइनों में। इफ नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन। एनीवन, नेशनल इमरजेंसी के कितने ग्राउंड्स हैं? कौन कौन से? एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, 3 ग्राउंड हैं। आर्टिकल 358 कहता है अगर उनमें से 3 में से 2 ग्राउंड पे, कौन कौन सा? वॉर एंड एक्सटर्नल अग्रेशन। दोनों कौन से हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स। आर्म्ड रिबेलियन इंटरनल फैक्टर है, जैसे नक्सलिज्म, माओइज्म। तो अगर इन 2 ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई है, आपका आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड है। इसके लिए कोई नया ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है। तो आज अगर एक्सटर्नल अग्रेशन के नाम पे, अभी पीछे इंडिया पाकिस्तान का वो हुआ था स्क्रिमिश, अगर इसको इंडिया एक्सटर्नल अग्रेशन काउंट करके नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दे, तो फिर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड है। क्लियर? एंड देन आर्टिकल 359 सेज अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई है किसी भी ग्राउंड पे, इट कैन बी वॉर, इट कैन बी एक्सटर्नल अग्रेशन, इट कैन बी आर्म्ड रिबेलियन, किसी भी ग्राउंड पे, then president by order can suspend any fundamental right except article 20 and 21। लिख लीजिए इसको, प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर। ये ऑटोमेटिक सस्पेंशन नहीं हो रहा है, प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर
can suspend any fundamental right except आर्टिकल 20 एंड 21। अब इन आर्टिकल्स में क्या है आगे देख लेंगे। क्या, जैसे आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी वी कैन नॉट इशू लाइसेंस टू किल, नो, कि मारते रहो किसी को भी कोई सुनवाई नहीं है, वो प्रोटेक्ट आपका रहेगा। याद रह जाएगा छोटा सा फैक्ट। ओके, चलिए स्टार्ट विद द आर्टिकल्स। सबसे पहले आर्टिकल 12, एंड मल्टीपल टाइम आई रिआइटेटेड द वर्ड स्टेट। स्टेट, अच्छा पॉलिटी में बड़ा मजेदार है कि स्टेट विद द सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, इस लफ्ज को हम बहुत डिफरेंट चीजों के लिए यूज करते हैं। जैसे अभी कल हम यूनियन एंड टेरिटरी पढ़ रहे थे तो स्टेट यूज किया लाइक हमारी यूनिट्स, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे तो स्टेट कंट्रीज के लिए भी यूज किया जाता है, स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर, इंटरनल सिक्योरिटी में आप पढ़ लेंगे। और फिर जब हम सरकार की ओर इशारा करते हैं तो कई बार उसको भी स्टेट कहा जाता है। तो जब हमने फंडामेंटल राइट्स के लिए स्टेट वर्ड यूज किया तो फिर स्टेट के दायरे में क्या क्या आएगा? क्या सिर्फ सेंटर की सरकार? नहीं, सारा का सारा गवर्नमेंट सेटअप। हाउ कम? सो इट डिफाइंस, आर्टिकल 12 डिफाइंस द स्टेट दैट इट विल कवर पार्लियामेंट and state legislature, vis-a-vis government of India, government of state, and then local bodies, panchayats and municipalities. तो 3 tier of governance वो कवर हो गया इसमें, सेंटर की सरकार, स्टेट की सरकार, लोकल बॉडीज। सेंटर का लेजिस्लेशन भी, स्टेट का लेजिस्लेशन और फिर लोकल बॉडीज। क्लियर? लेकिन इसके आगे जाके लिख दिया अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। अब और भी कुछ अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं वो भी स्टेट का पार्ट होंगे इन रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब बाहर चौराहे पे जो हवलदार साहब ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं इन रिलेशन टू फंडामेंटल राइट, ही और शी इज स्टेट। गवर्नमेंट डॉक्टर, फूड इंस्पेक्टर, रादर आप लोग जब सिविल सर्विसेज पेपर क्लियर करने के बाद यू विल बी होल्डिंग डिफरेंट ऑफ पोस्ट, एसडीएम, डीएसपी, ईटीओ, जितनी भी पोस्ट हैं, आपका ऑफिस अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट है। तो फंडामेंटल राइट्स के रेस्पेक्ट में आप किसकी कैटेगरी में आएंगे? स्टेट। अब एहसास हो रहा है क्या बनने की तैयारी कर रहे हो? स्टेट बनने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। तो आप लोग भी ऐसा कोई एक्शन नहीं लेंगे जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाता हो। तो अभी आप कह रहे थे स्टेट से प्रोटेक्ट करना है, कल को साहब आपसे भी प्रोटेक्ट करना है फंडामेंटल राइट, मजबूरी हमारी ये है। ठीक? अच्छा, इस सब में बस एक एंगल है, कहीं पे भी जुडिशरी मेंशन नहीं है। तो आर्टिकल 12 में एक्सप्रेसली जुडिशरी काउंट नहीं की गई है। तो अगर जुडिशरी के ऊपर सवाल आ जाए तो बस एक फैक्ट याद रखिए, अब ये सब भी जुडिशियल डेवलपमेंट के थ्रू आया है, डिफरेंट केसेस में आ गया। तो यहां पर जुडिशरी के फंक्शन को 2 कैटेगरी में बांट लिया इन्होंने। एक कहा जुडिशरी करती है सर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, एक जुडिशरी करती है जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन क्या है? केस की सुनवाई करना, एविडेंस ऑन रिकॉर्ड लेना, सजाएं देना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या है? यस, अपॉइंटमेंट्स प्राइमरली, ठीक है, रूल्स मेकिंग, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कोलिजियम खुद जजेस को रिक्रूट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में आना है। किस कोर्ट के अंदर कौन सा केस जाएगा, रोस्टर प्रिपेयर करना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है साहब। तो अब जो सेटल्ड प्रिंसिपल है आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट जब जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करेगी तो स्टेट के दायरे में होगी, बट जब जुडिशियल फंक्शन करेगी तो इसको स्टेट कंसीडर नहीं किया जाएगा। बस इतना याद रखना। इन रिगार्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, judiciary is concerned as a state for fundamental rights, but in regard to judicial functions they will not be considered.
as a state. Clear? Any doubt? सारी गवर्नमेंट अथॉरिटी स्टेट के अंदर आएंगी सर, all the government entities. Clear? Any other doubt? चलिए, move to Article 13. Laws inconsistent with fundamental right. This is one of the most powerful article of the Indian Constitution. और इसमें डिक्लेयर किया गया है ऐसा कोई भी लॉ which is inconsistent, takes away or abridges the fundamental right shall be declared unconstitutional and void. Void means with no legal effect. तो ये आर्टिकल कुछ यूं डिक्लेयर करता है कि हिंदुस्तान की धरती पर ऐसा कोई लॉ नहीं आ सकता है जो लोगों के फंडामेंटल राइट वायलेट करता हो. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हैं, वायलेशन नहीं करेंगे. क्लियर यहां तक? बस इसमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं. जैसे एक तो इसमें आया प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की गई, और दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. सो हियर इट कम्स. पहली चीज आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में लिखा गया. ओके, पहला क्लॉज है अबाउट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले, और दूसरा क्लॉज 13(2) डील करता है विद पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. अब ये गेम क्या है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मतलब के कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले जो ब्रिटिशर्स ने यहां पे कानून बनाए थे, अगर वो फंडामेंटल राइट वायलेट करेंगे तो उनको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे. और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद हमारी पार्लियामेंट जो लॉज बना रही है, हमारा स्टेट जो लॉ बना रहा है, अगर वो भी फंडामेंटल राइट वायलेट करेंगे तो उनको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड करार कर दिया जाएगा. क्लियर यहां तक? दोनों चीजों के बारे में बात हो गई है. अब दूसरा यहां पे आता है दैट वॉइड अप टू द इनकंसिस्टेंसी. किसी भी लॉ के अंदर देयर आर वेरियस प्रोविजंस. हम कर चुके हैं लॉ इज रिटन इन नंबर्ड फॉर्म, तो किसी भी लॉ के अंदर बहुत सारे सेक्शंस होंगे, लाइक सेक्शन 1, सेक्शन 2, जैसे हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, और हर एक सेक्शन अपने आप में पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, अपने आप में लॉ है. क्या? तो जैसे आईपीसी में 511 सेक्शन थे. तो अब मान लीजिए कोई भी लॉ है, इसका प्रैक्टिकल ये होगा कि कोई सेक्शन 2, सेक्शन 5, सेक्शन 7 में भी ये फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हैं. तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि सारे के सारे लॉ का हर सेक्शन आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है. लॉ के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन होगी जो फंडामेंटल राइट वायलेट कर रही है. तो मान लीजिए ऐसा ही एक लॉ हमें मिला, हार्डली मैटर प्री और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसकी कुछ प्रोविजन फंडामेंटल राइट वायलेट कर रही हैं. और अभी मैंने कहा थोड़ी देर पहले, एनी लॉ that takes away or abridge the fundamental right shall be declared unconstitutional and void. तो सवाल ये, क्या इस सारे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना है? नहीं. ओनली अप टू द रिपग्नेंसी, ओनली अप टू द इनकंसिस्टेंसी. तो किसी भी लॉ का जितना पोर्शन फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, हम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देंगे. एंटायरिटी में लॉ ड्रॉप नहीं किया जाता है. तो रेस्ट ऑफ द लॉ विच इज नॉट वायलेटिंग योर फंडामेंटल राइट्स मे बी अ गुड लॉ, उससे काम चलाइए. तो अगर आप मेडिकल साइंस का एग्जांपल लें, अगर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट किसी पर्सन को लेग में बहुत ज्यादा इंजरी हो गई और एम्प्यूट करना पड़ गया, तो लेग एम्प्यूट कर देते हैं ना. ये थोड़ी है कि पर्सन को ही गोली मार दो. गेटिंग माई पॉइंट? तो सिर्फ इनकंसिस्टेंट पार्ट ऑफ लॉ विल बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड. पढ़े लिखे लोग जब इसी चीज को पढ़ते हैं तो कह देते हैं एक टूल है जुडिशरी के पास जिसके यूज के थ्रू ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. तो ज्योग्राफी में आप एक्लिप्स पढ़ेंगे तो क्या होता है, वो ग्रहण वगैरह लग जाना, एक प्लैनेट के बीच में दूसरा प्लैनेट आ गया, सूरज के बीच में परछाई होगी तो एक पोर्शन ढक गया. तो ऐसे ही यहां पर फंडामेंटल राइट
will eclipse those portion which are violating the fundamental rights. तो अगर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आपसे कहीं पूछ लें तो आप कहेंगे इट इज अ टूल इन रिस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. एनी डाउट? एनी डाउट? सर, वुड MPs and MLAs also classified as a state? यस, लिखा ना हो पार्लियामेंट, तो MPs को भी कवर करेगा. चलिए, एनी डाउट अबाउट आर्टिकल 13? आई एम जस्ट रिपीटिंग की पॉइंट्स. आर्टिकल 13 says pre-constitutional or post-constitutional laws, if they are violating the fundamental rights, that laws shall be declared unconstitutional and void up to the inconsistency. इस 2.5 लाइन में सारा आर्टिकल खत्म. एनी डाउट? भाई वाकई समझ में आ गया कि हाँ पीछे भाई आ रही चीज समझ में? ठीक है, इशारा करके बता दिया करोगे हाँ समझ में आ गया, नहीं तो मैं आई वाला पैरा फिर गा देना. चलिए, आर्टिकल 14. नाउ वी स्टार्ट विद द फंडामेंटल राइट्स. सो वी आर गोइंग टू कवर आर्टिकल 14 to 18. 5 रास्ते. मंजिल 1, सोसाइटी में लार्जर इक्वालिटी क्रिएट करनी है. अब सोसाइटी में डिफरेंट आधार पे आपके डिस्क्रिमिनेशन है, अलग अलग चीजों से डील करते हुए आर्टिकल यहां पे. द वेरी फर्स्ट, दिस रादर theoretical base of our equality premise, that equality before law and equal protection of laws. 2 चीजें इसमें दी गई हैं. That state shall not deny any person equality before law and equal protection of laws. ये बेसिकली नेगेटिव कंसेप्ट माना जाता है, originating from UK. This is called as positive concept of equality, originating from US. अब गेम क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ थ्योरी कहती है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रिविलेज टू एनीवन ऑन एनी ग्राउंड. इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब ये रहा कानून और इसके सामने सब बराबर है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, कास्ट, रेस, पोस्ट, रिचेस, पुअर्टी. कानून सबको इक्वली ट्रीट करेगा, किसी को भी किसी आधार पर कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी. एंड दिस इज बेस्ड अपॉन एवी डाइसी प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ. तो कई बार इसका कनेक्शन पूछ लेते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने कहां से इंस्पायर होकर लिया है. इंग्लिश थिंकर हैं एवी डाइसी. हालांकि इस पे तो जर्मी बेंथम से लेके बहुत थिंकर ने लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में, बट जो ज्यादा पॉपुलराइज की थियरी 19th सेंचुरी के अंदर एवी डाइसी ने की है, द थ्योरी ऑफ रूल ऑफ लॉ. क्लियर? अब यहां पे बात आती है कंप्लीट एब्सेंस की, कि किसी को भी किसी आधार पे आप कोई प्रिविलेज नहीं देंगे. ठीक है, लेकिन सर फिर अगर इस तरह से हो तो अंबानी साहब आके हमसे कहेंगे कि अच्छा इक्वालिटी बिफोर लॉ है. बोले हाँ, तो अंबानी कहेंगे यार मुझसे तो तुम इनकम टैक्स भी हाईएस्ट ऑफ रेट पे ले रहे हो और 30% का कॉर्पोरेट 25% है शायद कॉर्पोरेट टैक्स वो भी ले रहे हो, और बाहर घूम रहा है राजू रिक्शे वाला 0% टैक्स. ये तो इक्वालिटी बिफोर लॉ की धज्जियां नहीं उड़ा दी आपने. यस और नो? तो अब इसी चीज को, ये सब अफर्मेटिव एक्शन कहां से एमिनेट होते हैं? दैट कम्स विद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. That state will protect the people equally as per their needs. This is based on Aristotelian concept. Aristotle साहब ये कहते थे that society is inherently unequal. I repeat, society is inherently unequal. और जो unequal society है, अगर आप सबको इक्वल ट्रीटमेंट दोगे तो ये आगे इनइक्वालिटी को राइज करेगा. तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए इक्वल सर्कमस्टांस में प्लेस लोगों को आप क्लासिफाई कीजिए और उनकी नीड के मुताबिक आप डिफरेंट लॉज लेके आइए. तो आर्टिकल 14 के अंदर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज गिव्स द पावर टू द स्टेट टू क्लासिफाई द पीपल टू केटर देयर नीड्स. एग्जाम्पल के तौर पे समझिए भाई, जैसे अभी मैंने इनकम टैक्स लॉस की बात की है.
अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ ही हम सिर्फ फॉलो कर रहे होते हैं तो देश में एक ही रेट ऑफ टैक्स होता और वो सब पे लागू होता, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ कह रहा है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रिविलेज ऑन एनी ग्राउंड। तो तुम भाई अमीर हो चाहे गरीब हो, लॉ तो तुम्हें इक्वल ट्रीट करेगा, बराबर टैक्स दो। लेकिन हमारे यहां इनकम टैक्स स्लैब्स हैं और उसमें मल्टीपल स्लैब्स हैं, इतने से कम कमाते हो तो जीरो, फिर इतने परसेंट दे दो, इतने परसेंट दे दो। और इकोनॉमी में आप पढ़ते हैं इसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहा जाता है, अच्छा टैक्सेशन। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बनाने की पावर कहां से आई स्टेट के पास? वो आती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस से। आपने क्लासिफाई कर लिया जुवेनाइल जस्टिस, इसको लेके तो काफी हंगामा भी रहा है पिछले साल, पोर्शे केस हो गया था। तो जुवेनाइल जस्टिस में क्या है, 18 साल से कम की उम्र के अगर पर्सन इन कंफ्लिक्ट विद लॉ आते हैं तो उनको अडल्ट के तौर पर ट्रीट नहीं होता है। उनके लिए सर लॉ भी अलग है, उनके लिए कोर्ट्स भी अलग हैं, डिफरेंट सजाएं हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ तो फिर वो कहेगा कि भाई आप चाहे बच्चे हैं आप चाहे बुजुर्ग हैं, एक ही लॉ से आप ट्रीट करेंगे। बट बिकॉज चिल्ड्रन नीड्स प्रोटेक्शन, तो हमने क्या किया, क्रिमिनल लॉस के लिए चिल्ड्रन को अलग क्लासिफाई कर लिया। हम कहां गए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस के पास गए। रिजर्वेशन पॉलिसी इन गवर्नमेंट जॉब्स, complete absence of any kind of privilege on any ground, then how can you bring quota system? Because equal protection of laws is there, and then you go anywhere. Women and children के लिए कितनी सारी स्कीम्स हैं भाई, इक्वालिटी बिफोर लॉ की तो धज्जियां उड़ रही हैं फिर, बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज गिव्स दैट पावर। एनी डाउट प्लीज आस्क। स्टेट में जहां भी जिस अथॉरिटी को पावर दी गई है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लार्जली लेजिस्लेचर टू फॉर्म पॉलिसीज एंड लॉज एंड देन एग्जीक्यूटिव टू इंप्लीमेंट देम। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये है, अब थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाएगा, थोड़ा मेंस वाला, बट समझ लीजिए इस चीज को, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब नहीं है, लेकिन अदरवाइज जो फिलॉसफी इसके साथ अटैच है वो ये है कि भाई जब भी आप लोगों को क्लासिफाई करेंगे वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। दैट क्लासिफिकेशन मस्ट रेस्ट ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, रीजनेबलनेस के साथ। मतलब ये कि अगर आप क्लासिफाई कर रहे हैं तो इंटेलिजिबल रैशनल डिफरेंशिया होना चाहिए। फर्दर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मस्ट हैव अ रिलेशन, रैशनल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट सॉट। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि जब भी क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो आपको रीजनेबलनेस से काम करना है, लेकिन रीजनेबल सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिविटी इसमें बहुत कम है। मतलब अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन जा रहा है, तो ये क्लासिफिकेशन किया गया पॉवर्टी के हिसाब से। कल को यही कह दें कि जो रिचेस्ट 1% है उनको 5 किलो राशन मुफ्त देंगे, कोई बात, कोई तुक बनती है इस बात की? या फिर गरीब लोगों को फैसिलिटी देनी है तो कल को आप कहें कि नहीं नहीं राशन नहीं, तुम्हें 2 GB डेटा फ्री, यार खाने को रोटी नहीं कि तो एक तो आप रीजनेबल टेस्ट को पास करेंगे, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्लासिफाई करने के बाद आप जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उस फैसिलिटी का एक लिंक होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, क्या ऑब्जेक्टिव आप उससे हासिल कर पाएंगे? जैसे 5 किलो राशन दिया जा रहा है तो सर उसका ऑब्जेक्टिव यह है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू द पुअर। प्रधानमंत्री आवास योजना में आप कुछ लोगों को घर बना के दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है सर? फिजिकल सिक्योरिटी, सर पे छत होनी चाहिए। किसानों को आप सब्सिडीज दे रहे हैं, सर ऑब्जेक्टिव क्या है? फार्मर वेलफेयर। क्लासिफाई कर दिया ना आपने। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन के साथ ये 2 लिटमस टेस्ट जुड़े हुए हैं, बट प्री में मुश्किल है यहां तक जाएं, दिस मोर इन सॉर्ट ऑफ मेंस थिंग। क्लियर है इतना यहां तक? ओके चलिए इसके साथ कुछ चीजें कर लें। एक्सेप्शन टू द इक्वालिटी, इस पे ना सीधे सीधे सवाल कई बार आए, तो मैं चाहता हूं कि हम क्वेश्चंस भी एड्रेस करते रहें साथ में। कुछ चीजें लिख लें दैट लिखें।
president and governors president and governors be called in a question in a court of law for their official functions. वो अपने ऑफिस में क्या काम कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उन्हें क्या सलाह दी है, इस सब के लिए उनको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा. पॉइंट 1. सेकेंड, मोर इंपॉर्टेंट जो याद रखना, नो क्रिमिनल केस कैन बी constituted or continued against president and governors while they are in office or while they are at post, जैसे भी आप याद रख पाए, while they are in the office. एक और चीज लिखें, to start a civil case against president and governors 2 months notice is required. 2 months notice is required. तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ठीक है, पहला आपको समझ में आ गया, उनको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा. हालांकि जुडिशरी बहुत सारे केसेस में अब क्वेश्चन कर रही है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है तो याद कर लेंगे. सेकंड, मोर इंपॉर्टेंट है कि किसी भी प्रेसिडेंट और गवर्नर को क्रिमिनल इम्यूनिटी मिली हुई है. तो अगर किसी गवर्नर या प्रेसिडेंट से कोई क्राइम भी हो जाए, उनके खिलाफ आप कोई केस शुरू नहीं कर सकते हैं कोर्ट में. और अगर कोई पहले से क्रिमिनल केस चला आ रहा है और बंदा गवर्नर या प्रेसिडेंट बन गया, वो केस वहीं रुक जाता है, आप कंटिन्यू भी नहीं रख सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइसेंस टू किल है. महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने जैसे ही प्रेसिडेंट बनी, अपनी लाल डायरी निकाल ली और पिंडा वाले ने ना लिखे हुए सीगे जरा तंग कर दे सीगे और उनको वो गोली मार आए जाके. तो इसीलिए हम क्लॉज में क्या लिख रहे हैं, वाइल दे आर इन द ऑफिस. सिर्फ जब तक वो प्रेसिडेंट हैं तब तक ये इम्यूनिटी रहेगी. तो अगर क्राइम कर देंगे, उनको ऑफिस से डिमिट करेंगे, केस चला लेंगे. मतलब ये प्रोटेक्शन पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, ये डिग्निटी ऑफ द पोस्ट, यार हेड ऑफ द स्टेट है. चंगा लगता तरीका भुगतदा उत्तों फिर रीलों वाले रील बनाउणगे जो पैंदी है तरीके से जट दी कचहरियां च मेले लगते. पोस्ट की डिग्निटी को हम मेंटेन रखना चाहते हैं. सिविल इम्यूनिटी लिमिटेड है कि अगर सिविल केस शुरू करना है, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा हो गया, डाइवोर्स का है, मेंटेनेंस का क्लेम है, उसके लिए 2 महीने का नोटिस देंगे, फिर केस फाइल हो सकता है. बस इतनी चीज याद रखिएगा. एनी डाउट? क्लियर? चलिए, आर्टिकल 15 इंपॉर्टेंट क्लॉज नोट करेंगे. नॉन डिस्क्रिमिनेशन. If convicted, they are just charges, then can still contest. Sir, if they have charge, how they can file nomination paper for president and governor? ठीक है, RSS आपने जवाब कर दिया. ये हम जब पार्लियामेंट वगैरह पढ़ेंगे तब देखेंगे. कोई भी पर्सन MP MLA का इलेक्शन ये प्रेसिडेंट पे भी वो चीज़ लागू हो जाएगी, तब नहीं लड़ सकते हैं जब उनको किसी क्रिमिनल केस में 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाए. तो अगर उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस अभी पेंडिंग है, सज़ा नहीं हुई है, वो आराम से इलेक्शन लड़ सकते हैं. क्लियर? चलिए, आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन. सो हियर प्लेन डिस्क्रिमिनेशन. स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अपॉन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. 5 ग्राउंड याद कर लीजिए. स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर. लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक डिबेट आया कि सर चलो स्टेट तो नहीं करेगा, लेकिन इन ग्राउंड्स पे तो खुद सोसाइटी से डिस्क्रिमिनेट करती है. सरकार के ना करने से कितना ही फर्क पड़ जाएगा.
और इंडियन सोसाइटी अगर आप देखें, ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन, और खासकर इन प्राइमरीडियल ग्राउंड पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन रहा है। इवन कास्ट और सेक्स को लेके देयर वाज ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्वालिफिकेशंस एज वेल। 2500 साल का रिटन रिकॉर्ड है हमारा इस डिस्क्रिमिनेशन का। तो बोले करना क्या है, तो आगे इसी राइट को स्टेट के साथ साथ इंडिविजुअल के खिलाफ भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो इन आधार पर ना तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट करेगा, ना ही कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिमिनेट करेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा लिखा गया दैट प्रोहिबिशन ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन पब्लिक प्लेसेस, शॉप्स, होटल्स, बेदिंग घाट्स, इन सब जगहों पर इन 5 ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एनी डाउट? देन कम्स इनेबलिंग क्लॉजेस। काफी किताबें इनको एक्सेप्शंस भी लिखती हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन नहीं है, इनेबलिंग क्लॉज है। मतलब एक्सेप्शन वो होता है जो अपने मेन चीज से डेविएट हो रहा हो, लेकिन अगर आपने कुछ क्लॉजेस ऐड किए हैं जिससे आपकी मेन चीज ही सपोर्ट मिल रहा हो उसको, तो उसको आप इनेबल कर रहा है। उसको कैसे कर रहा है देख लेते हैं। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में है दैट नथिंग इन द फॉलोइंग प्रोविजन, यहां पर जो भी लिखा है ओके, बट नथिंग इन दीज प्रोविजन कैन स्टॉप द स्टेट फ्रॉम ब्रिंगिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन ला सकते हैं। अभी क्या हमने पढ़ा, सेक्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्लियर। लेकिन फिर विमेन रिजर्वेशन पॉलिसी इन गवर्नमेंट जॉब, विमेन रिजर्वेशन पॉलिसी इन एजुकेशन, ट्रेन में, बसों में विमेन रिजर्वेशन, फिर कहीं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, कहीं आशा दीदी का रोल, बच्चों के लिए कितना सारा वो 2 बूंद जिंदगी की, ICDS, इंद्रधनुष प्रोग्राम, फ्री एजुकेशन। देखो अगर ना भी लिखते हैं ना यहां पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता। मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। स्पेशल फोकस, स्पेशल अटेंशन के लिए लिखा गया है। और क्यों यहां पर लिखा गया है कि ला सकते हैं, कि कल को कोई ये ना कहे कि यार विमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन आ रही है, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 है, क्योंकि यहां आपने क्या लिखा है, सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब कल को कोई उठ के कह देता कि सर क्योंकि विमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन आ गई तो डिस्क्रिमिनेशन है, या तो हमारे लिए मिला हो। कल को कोई उठ के कह ही देता ना कि जवाका नू 2 बूंद जिंदगी दी प्यारों, साडे वास्ते कोई शाम नू ऐसे कुछ भी पंडित मदन मोहन मालवीय 2 पैग ले लो योजना, कुछ ऐसा ले आओ भाई। ये डिमांड उठी थी अभी कहीं पीछे, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था। तो कल को क्लेम करने लग जाए कि वायलेशन है। तो आपने स्पेसिफिकली लिखा है कि यार ठीक है यहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, बट विमेन चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन ले आएंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कई लोग लिखते हैं इसको एक्सेप्शन, कि आपने यहां पे कहा था सेक्स के आधार पर नहीं होगा, लेकिन आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं ये जो आपने नॉन डिस्क्रिमिनेशन के क्लॉज बनाए हैं, इसका मेन टारगेट क्या है, इक्वल सोसाइटी। और इक्वल सोसाइटी अगर आपको क्रिएट करनी है तो जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके लिए आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव करेंगे। तो ये वो वाला पॉइंट है विच इज कॉल्ड अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द स्टेट। अफर्मेटिव क्या, ये वो पोर्शन है जहां स्टेट कुछ पॉजिटिव एक्शन ले सकता है। ये उसकी नेगेटिव ऑब्लिगेशन नहीं है, ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। क्लियर है यहां तक? पक्का? ओके, देन 2 clauses for backward classes of citizen. So backward classes of citizen, and that too backward on the basis of society and education. Socially and educationally backward classes of citizen including SCs and STs, उनके लिए सरकार कोई भी स्पेशल प्रोविजन ला सकती है। और फर्दर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर भी स्पेशल प्रोविजन ला सकते हैं। तो ये भी यहां पे क्यों लिखा गया है, क्योंकि पहले आपने कहा है सर कास्ट के आधार पे आप भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर क्योंकि बैकवर्डनेस इज ऑल्सो अटैच्ड इन इंडिया विद द कास्ट आइडेंटिटीज, तो बाकायदा लिख दिया कि हम स्पेशल प्रोविजन ले आएंगे
फॉर बैकवर्ड क्लास सिटीजन, और फिर स्पेशली लिखा स्पेशल प्रोविजन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वहां पे भी ला सकते हैं। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल कॉलेजों में सीट्स रिजर्व कर सकते हैं, कोई स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम आप ला सकते हैं, फ्री किताबें, फ्री बस्ता एंड सो ऑल। क्लियर यहां तक? देन कम्स 103rd अमेंडमेंट 2019, ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो 103rd अमेंडमेंट के साथ आर्टिकल 15 भी अमेंड हुआ है, 16 भी अमेंड हुआ है। तो यही दो चीजें जो आप यहां पे देख रहे हैं बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन के लिए, जनरली स्पेशल प्रोविजंस एंड स्पेशल प्रोविजन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये दोनों प्रोविजन रेप्लिकेट की हैं ईडब्ल्यूएस के लिए भी। अब यही सब कुछ सरकार इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए भी कर सकती है। एनी डाउट प्लीज आस्क। कहां पे? Here are clause 2. क्लियर? सिंपल ही। अब मैं कैसे समझूं इस आर्टिकल को, क्विकली याद कर लीजिए कुछ भी क्लाउड बना के। सबसे पहले आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन, 5 ग्राउंड याद कीजिए कौन कौन से हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। स्टेट भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, प्राइवेट प्लेसेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर आप 3 वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इमेजिन करें, वुमेन एंड चिल्ड्रन, बैकवर्ड क्लासेस, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, बैकवर्ड वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन, बैकवर्ड क्लासेस और ईडब्ल्यूएस के लिए स्पेशल प्रोविजन एंड स्पेशली स्पेशल प्रोविजन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अगर मैं थोड़ा सा फिर मेंस की तरफ चला जाऊं, यार एक्चुअली आप सोच रहे हैं सब क्यों लिखा जा रहा है, ये मोर फोकस के लिए है, ज्यादा एक्सप्रेसली हम ये चीज कहना चाहते हैं। आप ये कुछ भी ना करते, आपने आर्टिकल 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज लिखा हुआ, तब भी सरकार कर लेती। क्लासिफाई तो कर ही सकते हैं, वो किसी भी आधार पर कर दें, तब भी तो वुमेन एंड चिल्ड्रन को वो क्लासिफाई कर सकते थे। लेकिन ज्यादा क्लैरिटी हो, ज्यादा एम्फेसिस आए, सरकारों को याद रहे, इसलिए ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई है। एनी डाउट प्लीज आस्क। हाँ जी, क्या? शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। पहले तो एक बात बताओ, क्या पूछ रहे हो भाई? उसको पूछ लेना तो। हाँ वीरे, 5th क्लॉज है स्पेशल प्रोविजन फॉर, एसई लिख दिया मैंने, गलती हो गई, सॉरी, सोशली एंड एजुकेशनली। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्डनेस का जो क्राइटेरिया दिया गया था ओरिजिनली, वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड था। जब मैं बैकवर्ड कह रहा हूं तो बैकवर्ड के साथ आप कुछ प्रीफिक्स सफिक्स लगाएंगे, आप ये भी तो कहेंगे किस आधार पे बैकवर्ड, यस और नो? बैकवर्डनेस पिछड़ापन, लेकिन फिर आप पूछोगे ना किस बेस पे पिछड़ापन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशन या सोच से पिछड़ा हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बेस चुना गया था? सोशली बैकवर्ड, सोशल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहे हूं। एजुकेशनली बैकवर्ड, एजुकेशन में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई है। याद है ना, हम वही सोसाइटी हैं जो कुछ साल पहले भी चले जाएं, मैं कुछ 100 साल की बात नहीं कर रहा हूं, तो हमारे पास ऐसे बच्चे हैं कि अगर वो गांव में जा रहे हैं तो बहुत सारे घरों के दरवाजे बंद, स्कूल जा रहे हैं स्कूल के दरवाजे बंद, यहां तक कि मंदिर गुरुद्वारे जा रहे हैं तो भगवान के दरवाजे बंद, क्योंकि अछूत समझ के एंटर नहीं होने दिया जा रहा है। यस, तो एजुकेशन से भी डिवाइड ऑफ हो गए, सोशल सेग्रीगेशन का शिकार रहे हैं। तो हमने बैकवर्डनेस का बेस ये बनाया, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। ये देखिए अब आके कंसीडर हो रहा है, ठीक है। जो लार्ज डिस्क्रिमिनेशन था बेसिकली पहले के, यार अब बैकवर्डनेस के तो बहुत सारे ग्राउंड हो सकते हैं, लेकिन हमें मोस्ट इंटेंस को पकड़ना था, तो मोस्ट इंटेंस हमने पकड़ा सोशल एंड एजुकेशनल, जिसमें 2 आइडेंटिटीज
कास्ट एंड ट्राइबल आइडेंटिटी। ठीक है, धीरे धीरे सोसाइटी इवॉल्व हुई, तो बोले यार अब क्या कर देते हैं, अब इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को भी शामिल करते हैं, तो हम कर लेंगे जनहित अभियान। उसमें उन्होंने कहा है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे अगर है तो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं हो रहा है, लेटर ऑन ऐड किया गया। क्लियर यहां तक? ओके, चलिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल 16, देखिए हम ना स्पेसिफिक होते चले जा रहे हैं। आर्टिकल 14 में हम ब्रॉड प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। आर्टिकल 15 में हमने स्पेसिफिकली ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पे फोकस किया गया, यार वो नहीं होने देंगे, 5 ग्राउंड पकड़ लिए। अब हम और फोकस हुए, एंड आर्टिकल 16 इज स्पेशली कार्व्ड आउट दैट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो यहां पे क्या किया गया, सबसे पहले डिक्लेयर किया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन, दैट्स व्हाई दिस अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन। गवर्नमेंट जॉब में हर सिटीजन को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यार इक्वली सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, थोड़ा फर्क रखना, ठीक है ना। वो इरफान खान साहब की एक फिल्म में डायलॉग भी है, वो किसी क्रिमिनल का पीछा कर रहे होते हैं, बहुत दिन तक नहीं मिलता है, तो जब उसको पकड़ते हैं, पीटते हैं और फिर बोलते हैं तू तो बिल्कुल सरकारी नौकरी जैसा हो गया, बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो भी सिर्फ किस्मत वालों को। तो इट इज नॉट अबाउट इक्वल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ऑल, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन। आपको सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगे तेरे पाग लच्छिए, पाग भी नहीं, मेहनत, आप जितना अपने आप को प्रूव कर सकें, पहला डिक्लेरेशन। और फिर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसको रोकने के लिए देयर आर 7 ग्राउंड्स, 5 पुराने 2 नए। एक, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इस आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे भाई किसी को कि तुम फलां जात के, तुम्हारा खानदानी पेशा ये, तुम सरकारी नौकरी में आके क्या करोगे, तुम फलां रिलीजन के हो, लड़कियां ब्यूरोक्रेसी में अच्छी नहीं लगती, कुछ भी ऐसा, ये सब नहीं होने वाला भाई। एंड देन डिसेंट एंड रेजिडेंट। डिसेंट पीढ़ी दर पीढ़ी, वही कल को कहने लग जाएगा यार तुम्हारा खानदानी काम खेती का है, तुम सरकारी टीचर कैसे लग सकते हो, तुम्हारा लोहे का काम, तुम्हारा चमड़े का काम, आप ये नहीं, वो नहीं होगा यहां पे अब। एंड देन रेजिडेंस, देखिए प्लेस ऑफ बर्थ तो जहां पे बर्थ हुआ है, रेजिडेंट जहां के आप परमानेंट रेजिडेंट। रीजनलिज्म को भी डिफीट करना है, तो एक स्टेट का बंदा दूसरे स्टेट में आके गवर्नमेंट जॉब कर सके। ऑल इंडिया सर्विस की तो मैग्निफिसेंट फीचर ही है, आपको स्टेट कैडर अलॉट होता है, कोई भी हो जाएगा, कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं आप। क्लियर यहां तक? देन कम्स पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर रेजिडेंस एज अ क्वालिफिकेशन। अब एक क्लॉज ऐड किया गया कि पार्लियामेंट रेजिडेंस को एक क्वालिफिकेशन बना सकती है। यार अब ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया? ऊपर लिख रहे हैं रेजिडेंस के हिसाब से आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, नीचे कह दिया पार्लियामेंट रेजिडेंस को एक क्वालिफिकेशन बना सकती है। तो ये ऐड हुआ था बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। 1956 में कल का लेक्चर याद करके बताओ, इंडिया में कुछ हो रहा था क्या? गुड गुड गुड। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था। तो ये क्लॉज तब ऐड किया गया था कि जहां जहां स्टेट्स में टूट फूट चल रही है, वहां ऐसा करो, रेजिडेंस को क्वालिफिकेशन बना दो फॉर द टाइम बीइंग, ताकि वहां के लोग वहीं नौकरी पाएं। क्योंकि ये लैंग्वेज के नाम पे झगड़ रहे हैं, कल को और कहीं नौकरी करेंगे, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो जहां जहां ऐसी तोड़फोड़ चली, वहां के लिए टेम्परेरी मैकेनिज्म आया था, आज कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? ओके, नाउ कम्स रिजर्वेशन क्लॉज। मैं थोड़ा थोड़ा टेक्निकल बोल रहा हूं ताकि अगर एग्जाम में वो टेक्निकलिटी के साथ आए तो थोड़ा आपको सुन के याद रह जाए। सो इट कम्स, द स्टेट मे ब्रिंग reservation policy in the appointment of services for backward classes who are not adequately represented in the services under the state. तो जो रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स है, इस गंगा की गंगोत्री है आर्टिकल 16 क्लॉज 4। सरकार के पास ये पावर कहां से आती है कि वो रिजर्वेशन पॉलिसी इन गवर्नमेंट जॉब बना सकें? दैट एमिनेट्स फ्रॉम आर्टिकल 16 क्लॉज 4। लेकिन इसको जरा गौर से पढ़िए। पहली बात है स्टेट में ब्रिंग,
यहां ये नहीं लिखा है स्टेट शैल ब्रिंग, तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन नहीं है, स्टेट चाहे तो रिजर्वेशन पॉलिसी लाए, ना चाहे ना लाए। दूसरा, किसके लिए होगी रिजर्वेशन पॉलिसी? तो रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड दोज बैकवर्ड क्लासेस हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो पिछड़ों में भी अति पिछड़ों वाली बात हो रही है, उनके लिए आप रिजर्वेशन पॉलिसी ला सकते हैं। और कब लाएंगे? आर्टिकल सेज एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। इसी से 2-3 फिर मुद्दे उठा लेंगे हम वर्डिंग से। तो यहां तक क्लियर है आपको? तो आर्टिकल 15 में ग्रांट्स दिए हैं, 5 ग्रांट है। डिस्क्रिमिनेशन 16 में लोगों के हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बरकरार रखने के लिए, वही जो देश का बहुत ज्यादा रीजनलिज्म स्ट्रांग है, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए अभी भी कितना ज्यादा विरोध चलता है कि आप देखें कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो वो महाराष्ट्र जाएंगे तो नॉर्थ इंडियंस की कुटाई हो रही है ना, डिफरेंट स्टेट में प्रॉब्लम आ रही है। हम इस चीज को डिफीट करना चाह रहे थे, दैट्स व्हाई एडिशनल इज देयर। क्लियर? चलिए भाई, यहां तक पहुंच गए रिजर्वेशन पॉलिसी की फॉर्मुलेशन, डन है? ओके, आगे सिर्फ कुछ क्लॉजेस देख लीजिए, मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इट कम रिजर्वेशन इन प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। तो यहां पर सिर्फ लिखा हुआ था रिजर्वेशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, बाद में प्रमोशन की भी बात होगी।